कहिए प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। न्यूमेरिकल प्रश्नों का दौर चल रहा है और हो सकता है कि एक दो सवाल आप ना समझे हो, लेकिन अधिकांश सवालों को आप जरूर समझ गए होंगे। बार बार उसे देखिएगा, दो चार बार देखिएगा, फिर जो नहीं समझे हैं वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यही प्रकृति का भी नियम है और क्लास का भी नियम है। 89 प्रश्नों को याद करते जा रहे हैं ना। हाँ, अब जिसको नहीं संभला वो इस बार के बहाली में बाहर है, इसलिए संभालना बहुत ज़रूरी है। सारे प्रश्नों को संभालना बहुत ज़रूरी है, संभालना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। चलिए, कुछ लोग कहते हैं हमारा नंबर तो एकदम पब्लिकली ओपन है, टेलीग्राम ग्रुप पर दिया हुआ है। और नंबर लेके क्या करिएगा, उठाने का फुर्सत है कहाँ? क्या रात में कुछ कॉल उठा पाते हैं? तो 89 पर आते हैं। 8 ग्राम ऑक्सीजन का एनटीपी का मतलब हम समझ चुके थे, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन को नॉर्मल टेम्परेचर, और बैरोमीटर में पारा की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर को नॉर्मल प्रेशर कहते हैं। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन का एनटीपी पर आयतन क्या होगा, हम ये जानते हैं। पिछले क्लास में भी बताइए कि किसी भी गैस का एनटीपी पर 1 मोल का आयतन, 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। कोई भी गैस हो, ऑक्सीजन हो कि नाइट्रोजन हो कि अमोनिया हो कि कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, तमाम गैसें जो हैं वह उस गैस के 1 मोल का आयतन एनटीपी या कभी कभी इसे एसटीपी भी कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी या एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है। ये आपको पता होनी चाहिए। अब कह रहे कि 8 ग्राम ऑक्सीजन का 8 ग्राम, यहां पर 8 ग्राम ऑक्सीजन को हमें कन्वर्ट कर लेना है किसमें? मोल में। मोल में कन्वर्ट कर लेंगे तो निश्चित तौर पर मोल निकल जाएगा तो आयतन का अंदाजा। तो यहाँ पर जो 8 ग्राम ऑक्सीजन है इसको आप बदल लीजिए मोल में। मोल बराबर क्या होता है, या मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? तो मोलों की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान इसलिए है कि प्रश्न गैसों के संदर्भ में है, और गैसों के संदर्भ में जब आप प्रश्न देना तो वहां परमाणुओं पर विचार मत करिए, केवल अणुओं पर ही विचार करिए। क्लियर? तो यहां पर गैस की बात हो रही है, ठीक है। ये मूल रूप से जब हम गैसीय नियम पढ़ लेते, ठीक है, गैस में कई तरह के नियम है, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम, गैलुसे का नियम, तमाम नियम को पढ़ते तो और क्लियर होता ये प्रश्न। लेकिन फिर भी जब गैसों का प्रश्न हो तो वहां पर परमाणुओं का विचार नहीं करना है, क्योंकि कोई भी गैस के नियमों पर, जितने भी गैस के नियम है, चाहे वो बॉयल का नियम हो, चाहे वो गैलुसेक का नियम हो, चाहे वो चार्ल्स का नियम हो, चाहे वो एवोगाड्रो का नियम हो, सब परमाणुओं का जिक्र किया है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमाणु का जिक्र करना पड़ेगा। कितना है? 8 ग्राम। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 32, क्योंकि ऑक्सीजन यानी
O2 एक ऑक्सीजन 16 तो 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 1/4 मोल। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस कितने मोल का बराबर है? तो 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, और 8 ग्राम यानी 1/4 मोल बराबर कितना लीटर? 22.4 गुना 4, 5 चौके 20, 6 चौके 24 यानी 5 है ऑप्शन में। मार दीजिए उसको, मार दिए। कहिए सवाल में कोई दिक्कत? समझे? आगे बढ़े, पानी पी लेते हैं थोड़ा। डुप्लीकेट पानी है, ठीक है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में किसका एनटीपी पर सबसे अधिक आयतन होगा? तो जिसका मोल सबसे अधिक होगा उसका आयतन सबसे, क्योंकि गैस कोई भी उसके 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर, गैस कोई भी हो उसके 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होगा, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे अमोनिया हो, सभी गैसों का 1 मोल का आयतन एनटीपी पर कितना होता है? 22.4 लीटर। तो सवाल ये करा कि निम्नलिखित में किसका एनटीपी पर सबसे अधिक आयतन होगा? तो उसी का होगा जिसका मोल सबसे, मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटा आणविक, निकालिए सबका मोल। तो ए नंबर का जो है मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान कितना निकल गया? हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 2 होगा, तो ए में आपका 2 मोल है। ओ सॉरी, तो 1 मोल होगा। कितना? तो 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस कितने मोल के बराबर है? ग्राम में द्रव्यमान बटा हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 2 होता है। बी में मोल बराबर कितना निकलेगा? 32 ग्राम। ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 1 मोल हो गया। सी में मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? तो ये भी कितना हो गया? 1 मोल। तो तीनों 1 मोल है। डी देख लेते हैं। तो यहां मोल बराबर 34, अमोनिया का 14, 3, तो कितना हो गया? तो सबसे ज्यादा आयतन किसका होगा? इसका आयतन 22.4 लीटर, इसका आयतन 22.4 लीटर, इसका आयतन 22, क्योंकि ये भी 1 मोल निकल रहा है, ये भी 1 मोल निकल रहा है, सी में भी 1 मोल निकल रहा है, लेकिन डी में आपको 2 मोल निकल रहा है। तो इस क्या अच्छा, तो यहां पर आपका 2 मोल निकल रहा है, तो 2 मोल निकल रहा है, तो ये 22.4 गुना 2 लीटर हो जाएगा, गुना 2 लीटर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा आयतन इसका होगा। क्लियर? चलिए, ऑनलाइन वाले सबका भी आंसर आ रहा है। डी कुमार, आनंद, अभिजीत कुमार, नीलेश कुमार सिंह। अब बताइए, हो इस सवाल में किन्हीं कोई दिक्कत हो रहा है क्या? हो रहा है। करा सल्फर डाइऑक्साइड के 12.044 गुना 10 के पावर 22 है, 23 नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 22 अणुओं के कितने मोल होंगे? तो आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ हो 6.022 गुना 10 के पावर 23 अणु बराबर कितना मोल? 1 मोल। कोई दिक्कत? हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ हो उसके इतने अणु को 1 मोल कहा जाता है। कोई भी पदार्थ हो उसके इतने अणु के समूह को क्या कहा जाता है? 1 मोल कहा जाता है। क्लियर? तो इसका मतलब है
कि एक अणु बराबर 1/6.22 गुना 10 के पावर 23 मोल होगा। आपको कितने के बारे में पूछा जा रहा है, अब निकाल दीजिएगा। 12.044 गुना 10 के पावर 22 है। 10 के पावर 22 अणु में कितने मोल होंगे, तो अब निकाल लीजिए सीधे सीधे। तो ये हो जाएगा 1/6.022 गुना 10 के पावर 23 गुना 12.044 गुना 10 के पावर 22। तो हमको लगता है ये और ये कटा और ये 23 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -23 गुना 2 22। क्लियर। तो ये हो जाएगा 10 के पावर -1 गुना 2 यानी 2/10 1/0.2 मोल। कोई दिक्कत? सिंपल सा। इतना अणु बराबर 1 मोल होता है तो इतना अणु बराबर कितना मोल होगा, तो इतना मोल होगा। क्या जी बना रहे हैं? आज आगू में चश्मा वाला मिस्टेक है, व्हाइट कलर का नहीं आया क्या? चला गया कि वो सब बैचे करता है। आगे बढ़े। है ऑप्शन में है कि नहीं? ये है। अब देखिए ऐसे सवालों में क्या होता है कि देखिए 0 आंसर क्या होगा, 0 हर बराग बनाइएगा तो लगेगा 2 मोल होगा उत्तर, है कि ना? है। हर बनाइएगा तुरंत 2 मोल मारकर निकलिएगा, तो यही सब नहीं होना चाहिए। हर बारी में यही सब सवाल क्या होता है, गलत होता। थोड़ा सा यहाँ पर फिर 23 रहता तो फिर आंसर क्या होता, सीधे सीधी 2 मोल होता, लेकिन यहाँ पर क्या है 22 है। आगे चलिए, रंजन कुमार तो हिला दिया है, पूरा कैंसर निकाल दिया तुरंत। वेरी गुड रंजन कुमार। नाइट्रोजन गैस के इतनों अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा? सिंपल सवाल है। पहले आप मोल निकाल लीजिए। पहले क्या निकालिए? मोल। 1 मोल का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान के बराबर। चूंकि यहां गैस है तो आणविक द्रव्यमान लेंगे, तो पहले आप निकाल लीजिए कि इतना अणु कितने मोल के बराबर होंगे। जितने मोल होंगे फिर उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, ग्राम में, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मोल का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान के। तो तुरंत इसको कीजिए, 6.022 गुना 10 के पावर 23 अणु बराबर कितना, 1 मोल। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब है कि 3.011 गुना 10 के पावर 24 अणु बराबर कितना मोल होगा, तो 1/6.022 गुना 10 के पावर 23 गुना 3.011 गुना 10 के पावर 24। ये शायद 2 से कट जाएगा ना, 2 से कटेगा ना, 2 से कटेगा, और ये कटेगा 10 से, 10 से कटेगा। 23 है, 24 है, 10 से कट गया, 2 पंच 10, कितना हो गया, 5 मोल। क्लियर? तो इतना अणु बराबर निकल गया आपका कितना, 1 मोल का द्रव्यमान। 1 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान इसके आणविक द्रव्यमान के बराबर, यानी 28 ग्राम। अब कितना मोल निकल गया, 5 मोल N2 गैस का आयतन बराबर 28 गुना 5 ग्राम। 8 पंचे 40, अब 5 दूनी 10, 140 ग्राम। जल्दी से टिक मार रहे हैं।
बना रहे हैं कि ना, समझ रहे हैं? अच्छा अभी चेक करते हैं। देखिए संतोष कुमार फंस गया है, 70 ग्राम मार्क दिया है। संतोष कुमार परमाणु नहीं है कि 70 ग्राम होगा, अणु है, अणु। क्या है? अणु है। अब वैसे भी जान लीजिए दिमाग में, गैस का प्रश्न हो परमाणुओं पर विचार, अणुओं का ही विचार करना। आगे बढ़े। 160 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितना मोल होगा? मोल बराबर क्या होता है ग्राम में? द्रव्यमान सोडियम हाइड्रोक्साइड यौगिक है तो उसका ग्राम आणविक द्रव्यमान, तो ग्राम में द्रव्यमान कितना है? 100। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH का आणविक द्रव्यमान निकालिएगा। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 6 3 9 1 10 2 1 3 1 कितना? 4 मोल। 4 मोल। ओरिजिनल पानी ले आया क्या? एक टकिए पानी ले आते, 20 टका लगा दिए बेकार से। क्या आरओ वाटर पीने में भी वैसे लगता है। क्या हुआ? पटना में 1 लीटर ना, 1 रुपया लीटर बिकता है। हम भी लेते वही पानी पीते हैं। 94 नंबर। जिंक का परमाणु द्रव्यमान 65.41 AMU है, तो 2.42 मोल का जिंक, 2.42 मोल जिंक का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा? तो हम जानते हैं कि 1 मोल जिंक का द्रव्यमान 65.41 ग्राम होगा, है कि नहीं? किसी भी तत्व के 1 मोल का द्रव्यमान, किसी भी तत्व के 1 मोल का द्रव्यमान उसके ग्राम आणविक द्रव्यमान के बराबर होते हैं। और दिया हुआ ही है आपको, तो ग्राम आणविक द्रव्यमान के लिए ग्राम लगा दीजिए। तो 1 मोल का इतना, और 65 है, सॉरी 65, तो 2.42 मोल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? गुना कर दीजिए, कितना से करिए तो गुना कितना आ रहा है? 159 आ रहा है। किए गुना 158 हो रहा है। अच्छा लगभग में दीजिए ना, 158 भी आ रहा है ना, तो आंसर सी होगा। लगभग में दे देना है। बहुत लोग का आंसर ए आ रहा है, ए कैसे आ जाएगा जी? ओ 65 दूना 130। कुछ लोग डायरेक्ट 65 गुना 130 कर रहा है। क्वेश्चनों देखिए, ए नंबर में दे दिया 130 कि जल्दी से मार दीजिए हमको। ठीक से गुना करिए दोस्तों। सी 95 नंबर, ध्यान दीजिएगा।
मानक ताप तथा दाब पर, मानक ताप तथा दाब पर 20 ग्राम 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस का लीटर में आयतन कितना होगा? मानक ताप तथा दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस का लीटर में आयतन कितना होगा? तो पहले आपको ग्राम को बदलना होगा मोल में, क्योंकि आपको तो यही न पता है कि मानक ताप दाब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल का आयतन कितना। तो आप इस 20 ग्राम को बदल दीजिए किसमें? मोल बराबर ग्राम में आयतन बटे आणविक, तो आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 10 मोल। 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, तो 10 मोल बराबर कितना? 224 लीटर। 224 लीटर, सीधा बात है। ध्यान दीजिए, 96 नंबर 294 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर के कितने मोल होंगे? कल हम इसका जिक्र किए थे कि केमिकल फार्मूला हमें क्या जानकारी उपलब्ध कराती है। केमिकल फार्मूला हमें क्या जानकारी उपलब्ध कराती है? तो केमिकल फार्मूला हमें कौन सी जानकारी उपलब्ध कराती है? तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप देखें तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में 2 मोल हाइड्रोजन परमाणु है, 1 मोल सल्फर परमाणु है और 4 मोल ऑक्सीजन परमाणु है। H2SO4 इस रासायनिक सूत्र का शाब्दिक अर्थ यह है कि इसमें यानी कि 2 मोल हाइड्रोजन का परमाणु, 1 मोल सल्फर का परमाणु और 4 मोल ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के अणुओं का निर्माण करते हैं। इतना परमाणु मिलकर इतने अणु का निर्माण करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि 294 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर के कितने मोल हैं, और हमको ये पता है कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर कितना है? 1 मोल है। इस बात की जानकारी तो हमको हो गई कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर कितना है? 1 मोल है। सल्फर कितना है? 1 मोल है। क्लियर? तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि हम करते हैं कि इस 294 ग्राम को बदल डालते हैं किस में? मोल में। 294 ग्राम को किस में बदल लेते हैं? मोल में बदल लेते हैं। 294 ग्राम को मोल में बदल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कितना मोल है। और हमको तो ये पता है कि 1 मोल में 1 मोल सल्फर होगा। तो आइए पहले 294 ग्राम को बदल डालिए किस में? मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में अब बट्टा आणविक, इसका आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। ऐ हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। 2 32 16 चौके और 16 चौक 64। हाँ 16 चौक 64। 4 2 6 2 8 और 6 3। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट आणविक द्रव्यमान कितना?
3 मोल। चलिए, तो 294 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड कितने मोल के बराबर हो गए? 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर कितना? 294 ग्राम या 3 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर भी कितना? सल्फर भी कितना? 3 मोल होगा। 3 मोल होगा। कुछ लोग कह रहे ये प्रश्न दरोगा में नहीं पूछा जाता है। देखिए, दरोगा में तो सही में अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन दरोगा के सिलेबस में तो है। पूछा तो 100 क्वेश्चन जाएगा क्या? तो इसका मतलब क्या 100 क्वेश्चन पढ़े हैं? क्या? ध्यान रखिए दोस्तों, जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करके रखेंगे तब ही हमारी सीट पक्की होगी। कुछ भी बुधियारी करेंगे एग्जाम से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि सीट बहुत कम है। कट ऑफ कहाँ जाएगा नहीं जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए पूरा सिलेबस क्लियर करके रखिए, टेंशन न रहेगा क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। पूरा सिलेबस क्लियर रहेगा, जो पूछेगा जवाब देके आएंगे, जो पूछना पूछ लो। और अगर दरोगा मान लीजिए इस सवाल पूछ दिए तो आप उस पर केस भी नहीं कर सकते कि 4 एग्जाम में नहीं पूछा, तुम इस एग्जाम में कैसे पूछ सकता है क्या? तो हमें इसलिए हर तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ताकि जो पूछे उसका जवाब दे। 97 नंबर, 1 केजी पोटेशियम नाइट्रेट में उपस्थित ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? पोटेशियम नाइट्रेट, 1 केजी पोटेशियम नाइट्रेट में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? देखिए, ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पोटेशियम नाइट्रेट का आप आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए। पोटेशियम का होता है 39, 40 से लेते हैं, 39 दशमलव समथिंग होता है, 40 ही लेते, लेकिन पॉइंटे में दिया हुआ है। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। ये परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए तो अब 40 प्लस 14 16 या 48 कितना हो गया? 8 4 12 4 1 5 6 10 102। क्लियर हो गया? तो पोटेशियम नाइट्रेट का आणविक द्रव्यमान कितना निकल गया? 102 ग्राम। ये ग्राम आणविक द्रव्यमान है। अब 102 ग्राम में 102 ग्राम में ऑक्सीजन कितना है कि ना है? 102 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट में 48 ग्राम ऑक्सीजन है। कोई दिक्कत? टोटल पोटेशियम नाइट्रेट 102 ग्राम, उसमें ऑक्सीजन कितना? तो 102 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट में ऑक्सीजन कितना है? 48 ग्राम में ऑक्सीजन कितना है? 48 ग्राम है। तो 1 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट में ऑक्सीजन कितना होगा? तो 48/102 ग्राम ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा? आपको कितना में पूछा जा रहा है? 1 किलो ना, तो 1 किलो बराबर 1000 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट में ऑक्सीजन बराबर 48/102 गुना 1000 ग्राम ऑक्सीजन होगा। काट कूट के निकाल डालिए। काटिए काटिए तेजी से। कुछ लोग करे टिक लगवा दीजिए, हरबरा काहे रे है? ठीक है, क्या होगा? 29.7, 475,
75.2 ग्राम। देखे सवाल को कैसे बनाए, कैसे सवाल बना, देखे कि नहीं। कभी पूछ देगा 76 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा कितना है, तो किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत मात्रा हम कैसे निकालते हैं, देख लिए। आंसर क्या होगा, सी होगा, सी होगा। आगे बढ़े। अब देखिए ये भी सवाल कैसे बनाएंगे, सेम टू सवाल है, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है सवाल को। सबसे पहले 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। कैल्शियम का 40, कार्बन का 16 तिया कितना रहा है, 100 ग्राम होगा कि नहीं। तो हमने मोल को सीधा कन्वर्ट कर लिया किसमें, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब कितना कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितना है, 40 है ना है, तो कैल्शियम कितना है, प्रतिशत पूछ रहा है तो सीधे तो ये 40 होगा। 100 में 40 प्रतिशत 40 होगा, सीधी सी बात है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। चलिए सन्नी कुमार राज, अमृता कुमारी कर फिर से बताइए, इसमें क्या दिक्कत है, फिर से बताएंगे, नहीं बताएंगे फिर से क्या, बता दें। इसमें तो हमको नहीं लगता कुछ है, आगे बढ़ते हैं। अब बनाइए, है देखिए सवाल समझिए, बनाइए तो इसको बनाइए, इसको बनाइए दोस्तों। बन गया तो समझिए, आप बन गया। मिलके बना रहे हैं, अलग अलग बनाइए। सबसे पहले तो आप 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का द्रव्यमान निकाल लीजिए। क्या 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का द्रव्यमान किसके बराबर होगा, आणविक द्रव्यमान के बराबर कितना आ रहा है, क्लियर। सल्फर का तो 1 परमाणु यानी सल्फर कितना है, इसका मतलब 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर है आपका, तो 1 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर हो जाएगा 32/98 ग्राम। कितना में निकालना है, और प्रतिशत निकालना है ना, तो 100 में निकालिए, ठीक है। 100 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर जितना निकलेगा वही सल्फर का प्रतिशत हो जाएगा। काटिए इसको दोस्तों, 32.65 32.65%, 32.65%। एवोगाड्रो नियतांक का मान उतना ही उतना जितना 1 मोल में परमाणु या अणु या आयन की संख्या होता है, यानी कोई दिक्कत।
एवोगाड्रो कांस्टेंट का मान उतना ही होता है जितना एक मोल में अणु या परमाणु आयन की संख्या होता है, वो इतना होता है दोस्तों। और इस तरह से चैप्टर हो गया समाप्त। 2 चैप्टर समाप्त हो गया है। और मेरा गारंटी है अगर इसको पूरा कर लिए तो आप चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब इस दोनों चैप्टर से अगर बोर्ड आपका प्रश्न पूछेगा तो आपसे बनेगा, 100% श्योर रहिए। आइए अगला चैप्टर पे, इसको भी खत्म कर लेते हैं, रिलेटेड है, खत्म कर लेंगे, सही रहेगा। न्यूमेरिकल के लिए ज्यादा बहुत ज्यादा टेंशन, हाँ ठीक है ना। एक एक न्यूमेरिकल अगर रोज समझिएगा परीक्षा तक पूरा समझ में आ जाएगा, है कि नहीं है? हाँ, तो कोई धरफड़ी नहीं कि आप तय कर लीजिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक दिन में समझना है, परीक्षा तक सब समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों अगला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की निश्चित तौर पर इस चैप्टर की मूलभूत जानकारी आपके पास होगी ही होगी। और मूलभूत जानकारी अगर है तो निश्चित तौर पर आपको आगे के किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। तो आइए प्रश्नों की सिलसिला को शुरुआत ही करते हैं। पहला है कि निम्नलिखित में कौन परमाणु होगा? यहां पर क्या होगा? परमाणु। निम्नलिखित में कौन परमाणु का मौलिक कण है? तो परमाणु के मौलिक कणों की संख्या 3 है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही परमाणु का मौलिक कण फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। वो कण जो परमाणु के भीतर हमेशा मौजूद रहते हैं, वो कण जो परमाणु के भीतर हमेशा मौजूद रहते हैं, वो कण जो हमेशा परमाणु के भीतर मौजूद रहते हैं उसे परमाणु का मौलिक कण कहा जाता है। और ये जो 3 कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हमेशा परमाणु के भीतर मौजूद रहते हैं, हमेशा परमाणु के भीतर और भी कण है, जैसे पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो जैसे एंटी न्यूट्रिनो जैसे भी कण परमाणु के भीतर होते हैं, लेकिन वो हमेशा वे कुछ क्षण के लिए परमाणु के भीतर उत्पन्न होते हैं, तुरंत ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो वो कण जो परमाणु के भीतर हमेशा मौजूद रहते हैं, परमाणु के भीतर अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम करके रखते हैं, उसे ही वैज्ञानिकों ने परमाणु का मौलिक कण घोषित किया है। और परमाणु के मौलिक कण केवल 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो सभी प्रकार के परमाणु में पाया जाता है। आगे बढ़े। 2 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तत्व के परमाणु 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बने होते हैं। बिल्कुल सही है। तत्व के परमाणु छोड़िए, यौगिक का भी परमाणु होगा तो वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मिश्रण का भी परमाणु होगा तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही बना होगा। तो बिल्कुल पहला कथन हमारा क्या है कि तत्व के परमाणु 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बने होते हैं, सही है। हाइड्रोजन तत्वों में अपवाद है जिसके परमाणु में 2 ही मूल कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। बिल्कुल ये भी सही है। हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन पाया नहीं जाता है, लेकिन हाइड्रोजन को अपवाद मान लीजिए। हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य जितने भी तत्व के परमाणु है,
हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य जितने भी तत्व के परमाणु हैं सभी में तीनों मौलिक कण की उपस्थिति है, सभी में तीनों मौलिक कणों की उपस्थिति है। लेकिन हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन, और ऐसा केवल हाइड्रोजन का ही परमाणु है। हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई परमाणु नहीं है जिसमें तीनों मौलिक कण ना हो। तो हाइड्रोजन में किन मौलिक कणों का अभाव है? किसका? न्यूट्रॉन का। हाइड्रोजन में किस मौलिक कण का अभाव है? तो दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। 3 नंबर, सर्वप्रथम परमाणु के किस मौलिक कण की खोज हुई? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, उसके बाद सबसे अंत में न्यूट्रॉन की खोज हुई। किसने खोज किया उससे भी रिलेटेड प्रश्न है, इसीलिए हम उसका जिक्र अभी नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसका खोज हुआ? इलेक्ट्रॉन के बाद, प्रोटॉन के बाद। तो इलेक्ट्रॉन मौलिक कण की खोज सबसे पहले हुई और न्यूट्रॉन का सबसे बाद में, न्यूट्रॉन का सबसे बाद में हुआ है। तो सवाल पूछ रहा है कि सर्वप्रथम परमाणु के किस मौलिक कण की खोज हुई? इलेक्ट्रॉन का। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया, अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा हुआ? जे टॉमसन। जे टॉमसन के द्वारा हुआ। जे टॉमसन के द्वारा। क्लियर? इलेक्ट्रॉन का खोज जे सबसे पहले किस मूल कण की खोज हुई? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? आइए दोस्तों 5 नंबर कह रहा इलेक्ट्रॉन के संबंध में कौन एक सही नहीं है? कौन एक सही? इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं। दोस्तों परमाणु के संरचना पर थोड़ा सा हम विचार कर ले। एक तो परमाणु एक गोलीय कण है। परमाणु एक, किसी भी तत्व का परमाणु की आकृति गोल ही होती है। परमाणु एक गोलीय कण है जिसमें एक नाभिक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार, जो वृत्ताकार जगह होता है उसे कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? यानी क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। तो परमाणु की संरचना इसी प्रकार की होती है। परमाणु में एक नाभिक होते हैं और नाभिक में होते हैं परमाणु के 2 मौलिक कण, प्रोटॉन और उस नाभिक के चारों ओर के वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? और इसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं। नाभिक के चारों ओर, परमाणु के नाभिक के चारों ओर के वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? सेल। और सेल में ही इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? चक्कर काटते रहते हैं, चक्कर काटते रहते। क्लियर हो गया? तो परमाणु के तीनों मौलिक कणों की व्यवस्था को समझ गए। देखिए सो रहा है, सो रहा है, जागे, हल्ला मत करिए। दारोगन तैयारी कर रहे हैं जी, आसान है तैयारी। बहुत जो है सीरियस नहीं ले रहा अभी, बहुत तो अभी पहले फॉर्म भरेगा, परीक्षा का डेट आएगा तब सीरियस होगा। कंपटीशन, आप लोगों का कंपटीशन बहुत टफ है, क्योंकि पहले से भी बहुत दरोगा की तैयारी करके छट छट के बैठल है, उसका और ज़्यादा तैयारी है। इसमें भी बहुत लोग ऐसे होंगे। तो कंपटीशन करना है तो पढ़ना पड़ेगा पूरा जोश से। क्लास रूम में सो जाएंगे, ऐसे में तो बिहार पुलिस भी नहीं होगा, दरोगा दूर की बात है। वैसे बिहार पुलिस का क्वेश्चन दरोगों से हार्ड रहता है। तो पहला कथन है इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं, बिल्कुल नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और, तो पहला तो सत्य है। विभिन्न तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल।
सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्भर करता किस पर? परमाणु। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या कितना? 11। तो जितना परमाणु संख्या परमाणु में उतना ही, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या उसके परमाणु संख्या के बराबर होता है। किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 होगा। तो विभिन्न तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के संख्या पर निर्भर है और प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या पर निर्भर है। जिस तत्व का जितना परमाणु संख्या होगा उस तत्व के परमाणु में उतना ही प्रोटॉन होगा और जिसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूट्रॉन कितना होगा उसका भी चर्चा हम आगे कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश उपस्थित रहते हैं, प्रोटॉन पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर, जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है, न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। तो इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी को गलत होना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 गुना 10 के पावर -19 ग्राम ना हो तो 9.11 गुना 10 के पावर -28 ग्राम या 9.11 गुना 10 के पावर -31 kg या 1/1838 AMU। क्लियर? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुना 10 के पावर -28 ग्राम या इतना केजी और एमयू में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान व्यक्त करेंगे तो 1/1838 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो डी नंबर क्या है? गलत है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, लेकिन डी क्या है? इलेक्ट्रॉन जैसे कण का द्रव्यमान कितना होता है, इस बात को समझे कि नहीं? आगे बढ़े। कोई दिक्कत सवाल में नहीं हो रहा है? दिक्कत कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? बस दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? आर.ए. मिलिकल ने। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज होता है और इस आवेश का मान -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। आवेश का SI मात्रक कूलम है। आवेश का SI मात्रक। तो ये तो पता था सबके कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जो ऋण आवेश है उसका मान कितना है? उसका मान कितना है? उसका मान कितना है? उस बात को हम देखते हैं। तो उसका मान 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम है। ये किसने निर्धारित किया? आर.ए. और इसने इसका एक एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा चर्चित है और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है तेल बूंद प्रयोग। ठीक है? अगर पूछ दे आर.ए. मिलिकल ने किस प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का परिणाम निश्चित किया तो उस प्रयोग का नाम क्या था? तेल बूंद प्रयोग। तेल बूंद प्रयोग, याद रखिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन आ रहा है, फ्यूचर SI। जब इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को आकर्षित क्यों ना करते हैं? बिल्कुल आकर्षित करते हैं। क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे? अब कहिएगा आकर्षित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में गिर क्यों नहीं जाता है? तो आ रहे हैं, अभी एक से एक वैज्ञानिक का थाउट बचा हुआ है। पहले रदरफोर्ड आएगा, फिर नील्स बोर उतरेगा, फिर हाइजेनबर्ग उतरेगा, उसके बाद आफबाउ उतरेगा, तब वो पता चलेगा कि पूरा जानकारी नहीं निकला है। ठीक है? अभी वैज्ञानिक को आने दीजिए, उसके थाउट को देखते देखते सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है कि नहीं करता है। क्या
पृथ्वी को भी सूर्य अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है, लेकिन वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन पृथ्वी को आकर्षित करता तो पृथ्वी सूर्य में जाकर गिर क्यों नहीं जाता है। 7 नंबर बताएंगे, सब बताएंगे। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश अभी तुरंत जिक्र किए हैं, ऋणात्मक आवेश ना, इतना ही ना, ये नहीं होगा क्योंकि यह धनात्मक है। आगे बढ़े। कैथोड किरणें की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, कैथोड किरणें। अब कैथोड किरणें क्या है उसको थोड़ा आप समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉमसन ने खास प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉमसन ने एक खास प्रकार का एक्सपेरिमेंट किए। जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट 9th क्लास के एनसीईआरटी में फिगर सहित दिया हुआ है। वो एक्सपेरिमेंट को आप थोड़ा जानिए। सबसे पहले जे थॉमसन ने एक कांच का ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब, इस पर कोई आवेश नहीं था। तो जे थॉमसन ने कांच का एक नली लिया, डिस्चार्ज नली लिया, यानी इस नली पर किसी भी तरह का कोई आवेश, ना तो धन आवेश की उपस्थिति है कहीं से, न ही। उसके बाद उन्होंने 2 प्लेट लिए धातु के, 2 प्लेट लिए धातु के, एक को बना दिए कैथोड और दूसरे को बना दिए एनोड। एनोड पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव, कहीं बदलता भी है यह। जैसे सेल में जो है कैथोड को ही पॉजिटिव कहते हैं, एनोड को निगेटिव कहते हैं सेल में। लेकिन यहां पर ये आपका पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब पॉजिटिव निगेटिव है तो इसको जोड़ दिया डीसी करंट से, क्योंकि एसी में पॉजिटिव निगेटिव होगा। जो एसी करंट होते हैं उसमें पॉजिटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव जब भी बनाना है कौन सा करंट लेना है, डीसी करंट लिया, डीसी करंट लिया। 1 मिनट, हाँ सर क्लास में है सर, हाँ निकल के बात करते हैं, ठीक। सारे थे इसीलिए उठा लिए, क्या करते। तो किससे जोड़ेंगे, एसी से जोड़ेंगे। एसी में प्लस माइनस पते न है, होता है, लेकिन एसी में तुरंत ये प्लस है तो तुरंत ये बन जाएगा। डीसी में कांस्टेंट है, ठीक है। डीसी बैटरी से जो धारा प्राप्त होता है, बैटरी से जो धारा प्राप्त होता है वो कैसा होता है, डीसी होता है। डीसी से जोड़ दिया, और ये बहुत हाई वोल्ट डीसी से, लगभग कितना 10,000 वोल्ट, और इसके अंदर भर दिया गैस की हल्की मात्रा और अत्यंत ही निम्न दाब। कांच के अंदर, कांच के इस ट्यूब में किसको भरा गया, और प्रेशर को कर दिया गया अत्यंत ही निम्न, यानी जितने साधन उसके पास थे जिनसे प्रेशर जितना कम हो सकता था उतना उन्होंने कम कर दिया, और 10,000 वोल्ट डीसी से इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। जैसे ही करंट दिया जे थॉमसन चौंक गया। क्या उन्होंने देखा कि कैथोड यानी कि ऋणात्मक से कुछ किरणें निकल रही है, सीधा भाग रही है किधर, एनोड की तरफ, एनोड की तरफ, एनोड की तरफ। कैथोड से निकल रही है एनोड की तरफ भाग रही है, कैथोड से निकल रही है एनोड की तरफ भाग रही है। जे थॉमसन चौंक गया, ये क्या हो रहा है। तब उन्होंने देखा अच्छा ये निकल रहा है कैथोड से, तो उन्होंने कहा ये है कैथोड किरणें। क्या है, तो इस तरह से अस्तित्व में आया कौन से किरणें, कैथोड किरणें से। इसीलिए कहा क्योंकि इन्होंने देखा, जे थॉमसन ने देखा कि इसकी कौन से प्लेट से निकल रहा था। तब अब जो कैथोड किरणें निकला तो उन्होंने कहा कि हम गैस बदल देते हैं, दूसरा गैस देते हैं। दूसरा गैस डाला, फिर देखा कि फिर निकल रहा वही बात। तीसरा गैस डाला, फिर वही निकल रहा।
कहा कि अच्छा अब ये प्लेट को बदल देते हैं, दूसरा धातु वाला प्लेट लगाते हैं, दूसरा लगाए, तीसरा लगाए। हर कंडीशन में कैथोड से निकल रहा था अदृश्य किरणें। क्या? अदृश्य किरणें। कैथोड से निकलने वाली इस अदृश्य किरणों को सबसे पहले जे थॉमसन ने देखा और उनका नाम क्या रखा? और कैथोड किरणें का जब उन्होंने विश्लेषण किया तो ये कैथोड किरणें किससे बनी थी? और इसी तरह कैथोड किरणों का विश्लेषण करके जे थॉमसन ने किसका खोज किया? यानी ये जो कैथोड किरणें हैं इसका विश्लेषण जब किया तब जे थॉमसन ने देखा कि ये सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। और वो सूक्ष्म कण क्या है? समझे कि ना? जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट देख ले। कैथोड किरणें क्या है देख लिए। कैथोड किरणें का नाम इसलिए कैथोड किरणें पड़ गया क्योंकि ये कैथोड प्लेट से निकलती थी। और ये कैथोड किरणें किससे बनी होती है? इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। सीधा किधर भागती है? एनोड के तरफ। क्यों? तो ये ऋण आवेशित कण है जो सीधे आकर्षित होती है धन आवेश से। क्लियर हो गया ना? कैथोड किरणें का अस्तित्व कब आया, किसने पता लगाया और यह क्या है, इस बात को आप समझ गए। अब आइए प्रश्न पर। कैथोड किरणें के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन नामक छोटे ऋण आवेशित कणों से बनी होती है। बिल्कुल सही है। जे थॉमसन चेक किया कि कैथोड किरणें किससे बनी है? इलेक्ट्रॉन से बनी है। कैथोड किरणों में आवेश द्रव्यमान दोनों ही विद्यमान होते हैं। जब कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है? तो जब इलेक्ट्रॉन में आवेश और द्रव्यमान होगा तो इलेक्ट्रॉन से बने किरणों में भी ना आवेश और द्रव्यमान होगा। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। सी नंबर। कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। बिल्कुल, कैथोड किरणें सीधी रेखा में। सी भी सही है। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कीजिए, यह सत्य के जगह असत्य लगाइए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा त्रुटिपूर्ण है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, तो गलत कौन होगा? डी। कर वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से यह किरणें विचलित नहीं होती है। और आप जान लीजिए कोई भी आवेशित किरणों को आप या इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर गुजारिए या मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजारिए, उसके पथ में विचलन आएगा ही आएगा। कोई भी आवेशित कणों को विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जहां पर कोई आवेश है, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां आवेश उपस्थित है तो हम कहेंगे ये विद्युत क्षेत्र है। कोई क्षेत्र जहां चुंबकीय बलों की उपस्थिति है तो हम कहेंगे कि यह चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं ना? वह विशेष एरिया जहां आवेश की उपस्थिति है वो विद्युत क्षेत्र हो गया। वो विशेष क्षेत्र जहां चुंबकीय बलों का हम अनुभव कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो अगर कोई आवेशित किरण होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर गुजरेगा या मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरेगा, उसके पथ में विचलन होगा ही होगा, उसके पथ में विचलन होगा ही होगा। तो कैथोड किरणें तो आवेशित किरणें हैं, है ना जी? उस पर आवेश होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। तो अगर कैथोड किरणें आवेशित किरणें हैं तो निश्चित तौर पर वो विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने पर भी विचलित होगा और चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरने पर भी क्या होगा? विचलित होगा। क्लियर? विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने पर उसी किरणों का विचलन नहीं होगा जो आवेशित। जैसे न्यूट्रॉन को गुजारेंगे विद्युत क्षेत्र से, उसके पथ में विचलन होगा नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन आवेशहीन है। गामा किरणें को गुजारेंगे विद्युत क्षेत्र से होकर विचलित होगा नहीं होगा, क्योंकि गामा भी आवेश। हर आवेशित किरण विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरे या चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरे, उसके पथ में विचलन। अब पथ में विचलन होने का मतलब है सीधी रेखा में जा रही थी मुड़ गया, यही है पथ में विचलन। तो ये कथन क्या है? सवाल को सही कर लिए?
एक क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि कैथोड किरण अदृश्य था तो दिखा कैसे? तो दिखा थोड़े, अनुभव हुआ। अब नमो क्लास में याद कीजिए, दिया हुआ एक्सपेरिमेंट, इसके आगे जे थॉमसन ने एक घिरनी लगा दिया, ठीक है, कैथोड किरण के बीच में क्या लगा दिया? देखा घिरनी नोचने लगा, इससे अनुमान लगा कि कैथोड किरण में द्रव्यमान है, ठीक है ना। तो अदृश्य किरण की पहचान हुई, देखा तो उसे जे थॉमसन भी नहीं, ठीक है। 9th क्लास का जो दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें यही है। और ये जो फिगर है आधा पन्नों में बना हुआ है एनसीईआरटी में, आपको जरूर याद आता होगा कुछ ना कुछ। नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा, छोड़िए, नहीं याद रहता तो फिर हम लोग क्या करते। 9 नंबर पाइए। 9 नंबर, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी है, हैं? बिल्कुल सही। एनोड अथवा कैनाल किरणें प्रोटॉन से बनी है, बिल्कुल ये भी सही है। जिस तरह कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी है, एनोड या कैनाल किरणें, एनोड किरणें कहिए, कैनाल किरणें करिए, बात बराबर है। एनोड कहिए, कैनाल कहिए, बात। अब देखिए, जैसे ही जे थॉमसन ने कैथोड किरणों का विश्लेषण कर इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता लगाए, इसके बाद वैज्ञानिकों की रुचि और ज्यादा इस ओर आने लगी। उसके बाद यानी कि जे थॉमसन ने जब कैथोड का पता लगा दिया, तब इस क्षेत्र में उतरा गोल्डस्टीन। क्या? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन बुलाया जे थॉमसन को, जे थॉमसन इधर आइए, का इलेक्ट्रॉन पर आप कह रहे हैं ऋण आवेश। कल हाँ, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है। यानी जे थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश? ऋण आवेश। गोल्डस्टीन बुलाया जे थॉमसन को, इधर आइए, तो परमाणु तो उदासीन है। आप कह रहे हैं परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, तो परमाणु भी ऋण आवेशित होनी चाहिए। लेकिन परमाणु तो होता है क्या? उदासीन। जे थॉमसन समझ गया, अब धरा जाएंगे, निकल जाते हैं। तो जैसे ही जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन खोजकर उनके आवेश के बारे में बताया, तो वैज्ञानिक तो यह देखे कि परमाणु तो उदासीन है। गोल्डस्टीन का दिमाग चकरा गया, उसने सोचा अच्छा जरूर परमाणु के भीतर और कुछ है, नहीं तो माइनस आवेश होने के कारण परमाणु भी माइनस आवेश वाला होता, लेकिन होता। गोल्डस्टीन को भनक लग गया, जरूर इसके भीतर और कुछ है, अब हम खोजेंगे। गोल्डस्टीन ने भी वही काम किया जो किसने किया? जे थॉमसन ने। ये भी लिया डिस्चार्ज ट्यूब, ये भी डिस्चार्ज ट्यूब लिया। एक लिया एनोड, एक सेम प्रोसेस था, और जोड़ दिया हाई वोल्ट डीसी से। हाई वोल्ट डीसी से, हाई वोल्ट यानी 10,000 वोल्ट। तो इन्होंने देखा कि कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ आ रहा है। गोल्डस्टीन का दिमाग सटक गया, कि ये तो थॉमसन कर दिया, मेरा तो कुछ वैल्यू नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा अलग। कहा कि अच्छा, इस एनोड वाला प्लेट में हम छेद कर देते हैं, एनोड वाले प्लेट में छेद कर देते हैं। नहीं, कैथोड वाले प्लेट में क्या कर देते हैं? छेद कर देते हैं। गोल्डस्टीन ने सोचा, मतलब ये प्रयोग किया, और कैथोड से किरणें निकलकर सीधे एनोड की तरफ जाने लगी। ये प्रयोग तो जे थॉमसन कर ही दिया था। गोल्डस्टीन ने दिमाग लगाकर क्या किया कि एनोड में छेद कर दिया। क्या कर दिया? छेद कर दिया। एनोड में क्या कर दिया? कैथोड में क्या कर दिया? छेद कर दिया, छोटा छोटा छिद्र, जिसको होल कहते हैं, और होल को अंग्रेजी में कैनाल भी कहते हैं। जैसे कैथोड के प्लेट में गोल्डस्टीन ने छोटे छोटे होल या कैनाल बनाए, देखा कि अच्छा एनोड के तरफ आ रहा है, एनोड से किरणें निकल रहा है और सीधे होल में घुस रहा है, एनोड से किरणें निकल के सीधे होल में घुस रहा है। गोल्डस्टीन एकदम जिंदाबाद जिंदाबाद करने लगा, कहा कि ये है एनोड रे। क्या है? तो जे थॉमसन ने कैथोड प्लेट से निकला हुआ था, तो उसका नाम क्या रख दिया? कैथोड किरणें। और उसके बाद गोल्डस्टीन ने जो प्रयोग किया, तो उन्होंने कैथोड के पेट में छोटे छोटे क्या कर दिए?
जैसे होल किया उसके बाद नजारा बदल गया। गोल्डस्टीन ने देखा कि एनोड प्लेट से किरणें निकल रहे हैं, एनोड प्लेट से किरणें निकल रहे हैं, डायरेक्ट कैथोड वाले होल में क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। और हल्ला मत करिए। और इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, एनोड रे रख दिया। चूंकि एनोड रे होल या कैनाल में प्रवेश कर रहे हैं तो इसीलिए एनोड रे का दूसरा नाम क्या पड़ गया, कैनाल रे। जब इसका विश्लेषण किया गया तो देखा गया यह किससे बना हुआ है, प्रोटॉन से। गोल्डस्टीन प्रोटॉन के अस्तित्व का पता नहीं लगाया था। गोल्डस्टीन ने किसका पता लगाया, एनोड या आगे चलकर एनोड रे या कैनाल रे का विश्लेषण करके यह बात पता चला कि यह किससे बना हुआ है। इसलिए प्रोटॉन के भी खोजकर्ता कौन माने जाएंगे, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन है। हालांकि वे प्रोटॉन के अस्तित्व, प्रोटॉन के सही में पता नहीं लगाए थे, लेकिन वो किसका पता लगा लिए थे। बाद में जब इसका विश्लेषण वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि ये प्रोटॉन के ही बने हैं, तो इसीलिए प्रोटॉन के भी खोजकर्ता कौन माने जाएंगे। ध्यान रखिए, कभी कभी प्रोटॉन के खोजकर्ता भूल चूक से रदरफोर्ड को बोल दिया जाता, जो है नहीं। प्रोटॉन के असली खोजकर्ता कौन है, क्योंकि गोल्डस्टीन एनोड रे या कैनाल रे का खोज किया था, इसी कारण। और कैनाल रे या एनोड रे किसके बने होते हैं, प्रोटॉन के बने होते हैं, तो प्रोटॉन के भी खोजकर्ता कौन माने जाएंगे, क्लियर। और एनोड रे के कैनाल रे इसीलिए कहा गया क्योंकि एनोड से या किरणें निकलकर सीधे कैथोड के होल या होल को कैनाल भी कहते हैं, उसमें प्रवेश कर रहे थे। क्लियर हो गया। तो कैथोड किरणें किसके बनी है, एनोड या कैनाल किरणें किसकी बनी है, कैथोड किरणें का खोज किसने किया, जे एनोड या कैनाल रे का गोल्डस्टीन। क्लियर, समझ गए, प्रयोग को समझे कि नहीं समझे। और जब प्रोटॉन का पता चल गया तब पता चला कि जितने प्रोटॉन होते हैं परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन पर, दोनों पर आवेश का मान बराबर होने के कारण ही परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। निम्नलिखित मौलिक कण में किसका द्रव्यमान सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 mu या 1.67 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के क्या होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1/1838 mu यानी कि 9.11 गुना 10⁻⁻28 ग्राम। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान mu में 1 और ग्राम में इतना। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होते हैं, थोड़ा सा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से ज्यादा होता है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं होता है, इसको आप बराबर मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1838वां भाग होता है, क्योंकि एमयू में इलेक्ट्रॉन का वजन कितना है, 1/1838। धीरज कुमार चौधरी का कैथोड के मार्ग में आवेशित प्लेट रखा था, बिल्कुल आवेशित प्लेट भी रखा था और घिरनी भी रखा था। क्लियर, आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है दोस्तों, हैं? हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि इतना भारी भारी प्रश्न, तो भारी भारी प्रश्न है तो इसमें हम कुछ कर सकते हैं, सिलेबस से करना प्रश्न है। अब हल्का हल्का हम भी करा देंगे। बहुत जगह जाइएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में 20 से क्वेश्चन में खत्म। अब विद्यार्थी भी 10 मिनट में 20 याद कर लिया, एकदम जिंदाबाद कर रहा है, केमिस्ट्री खत्म, केमिस्ट्री खत्म। अब परीक्षा में पूछ दिया नील्स बोर का थ्योरम। तो हम आपको हर चीज से परिचित करवा रहे। एक चीज और, एक बार एग्जाम में पूछ दिया क्या कैथोड किरणें या एनोड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है? नहीं, एनोड किरणें या कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। 11 नंबर, परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। अब देखिए, जे थॉमसन ने परमाणु इलेक्ट्रॉन को खोजा,
धीरे धीरे गोल्डस्टीन ने धन आवेशित कण प्रोटॉन की भी उपस्थिति का प्रमाण दे दिया। तो जब ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन और धन आवेशित कण प्रोटॉन का पता लग गया तो ये मांग उठने लगा कि आप लोग खाली बता रहे हैं परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, लेकिन कैसे कैसे व्यवस्थित है ये बता दीजिए। तो जब परमाणु के भीतर व्यवस्था बताने की बात आई तो जे थॉमसन कूद गए कि हम बताएंगे। वो इलेक्ट्रॉन का खोज कर चुके थे और उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार की भी प्राप्ति हो गई थी फिजिक्स के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये मूल रूप से मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है। अब 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स में यही सब पढ़े होंगे। तो जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन का खोज के लिए फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो गया था। जे थॉमसन का पूरा नाम चल रहा था। अब भारत तो आज़ादी की लड़ाई में व्यस्त था तो यहाँ पर ज़्यादा नाम नहीं था, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जे थॉमसन जिंदाबाद का है, प्रो इलेक्ट्रॉन खोज दिया, गोल्डस्टीन जिंदाबाद हो रहा था। तो जब परमाणु के भीतरी संरचना बताने की बात आई तो सबसे पहले ये बताने का कार्य जे थॉमसन ने कहा। जे थॉमसन ने कहा परमाणु कैसा है, कहा कि परमाणु तरबूज के जैसा है। तरबूज के, हाँ। जे थॉमसन ने कहा कि परमाणु सेम वैसे है अंदर से जैसे कौन है, कहा कि तरबूज का जो लाल भाग है वो है क्या। जे थॉमसन ने कहा जिस तरह तरबूज के भीतर लाल भाग होते हैं वैसे ही परमाणु के भीतर धन आवेश होते हैं। जैसे लाल भाग में बीज धसे होते हैं, जैसे तरबूज के भीतर लाल भाग में बीज धसे होते हैं उसी तरह व्यवस्थित रहते हैं परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु का संरचना देने वाला पहला मॉडल कौन था? जे परमाणु का संरचना बताने का सबसे पहला प्रयास जे थॉमसन ने किया। जे थॉमसन ने कहा कि परमाणु भीतर से सेम टू सेम उसी तरह है जैसे कौन है, तरबूज है। जिस तरह तरबूज के भीतर लाल भाग होते हैं उसमें बीज धसे होते हैं ना, सेम टू सेम जे थॉमसन ने कहा कि जैसे तरबूज के भीतर लाल भाग होते हैं वैसे ही परमाणु के भीतर धन आवेश होते हैं यानी प्रोटॉन होते हैं, और जिस तरह लाल भाग में बीज धसे होते हैं वैसे परमाणु के धन आवेश में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। यही बात यहां कहा जा रहा है। ये किसका कथन है? शुरुआत में तो इसको मान्यता मिली, लेकिन जैसे ही रदरफोर्ड ने देखा कि अंदर का माजरा तो कुछ और है, जे थॉमसन तो फालतू का कुछ से कुछ बता दिए हैं। रदरफोर्ड का प्रयोग जैसे हुआ ये मॉडल एकदम धराशाही हो गया। लेकिन परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। परमाणु संरचना के संबंध में यह बात किसने बताई थी? जे थॉमसन ने बताई थी, और इनका यह बात तब तक सही रहा जब तक रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए जब सही परमाणु के भीतरी संरचना का पता लगाया तो मॉडल ये अपने आप क्या हो गया, गलत। आगे बढ़े। परमाणु संरचना मॉडल पहले किसने दिया, और रदरफोर्ड में जो कमियां रह गई उसको आगे चलकर दूर किसने किया? तो परमाणु संरचना मॉडल को सबसे पहले तो जे थॉमसन ने दिया, लेकिन वो गलत था। वो क्या था? सही परमाणु संरचना मॉडल जो है रदरफोर्ड और नील्स बोर। एक क्वेश्चन है शशि प्रकाश सिंह, सर कौन बताया था कि एटॉम न्यूट्रल होता है? यह बात सबसे पहले जे देखिए, परमाणु जो है ना, एटॉम उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। क्यों होता है उदासीन? तो जितना प्रोटॉन उतना ही, जितना प्लस आवेश उतना ही माइनस आवेश, जिसके कारण परमाणु क्या होता है। और परमाणु के उदासीन होने की जानकारी सबसे पहले जे थॉमसन ने ही दिया था। जे थॉमसन ने ही दिया था। तो परमाणु संरचना मॉडल किसने विकसित किया? आइए दोस्तों, 13 नंबर, नाभिक की
खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़े हैं? हाँ, नहीं पढ़े हैं? पढ़े होंगे, हल्का फल्का जरूर पढ़े होंगे। और नहीं पढ़े हैं तो टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं, बता रहे हैं। परमाणु के संरचना को सबसे पहले तो जे थॉमसन ने बताया था, लेकिन वो गलत था। तरबूज वाला मॉडल गलत था। सही परमाणु संरचना बताने का सफलतम प्रयास सबसे पहले किसके द्वारा हुआ? रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड परमाणु के संरचना को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किए थे। रदरफोर्ड परमाणु के संरचना को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किए थे, और उसी एक्सपेरिमेंट से जुड़ा यह प्रश्न है, क्या एक्सपेरिमेंट किए थे? तो रदरफोर्ड ने परमाणु के संरचना को जानने के लिए सोना लिया। सोना का एक पतला बहुत पतला पत्थर लिया, बहुत पतला पत्थर। अब आप कहिएगा सोना क्यों लिया, चांदी तांबा से क्या दिक्कत था रदरफोर्ड को? तो जितने भी धातु है उसमें सबसे ज्यादा मेलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता का गुण किसका है? उसको सबसे पतले पत्थर की आवश्यकता थी। और सभी धातुओं में पीट कर जिसको सबसे ज्यादा पतला किया जा सकता, वो सोना को पीट कर कागज का मोटाई देख रहे हैं ना, उसका 10वां भाग कर दीजिए, उतना पतला सोना को किया जा सकता है। सोना इतना ज्यादा आघात वर्धनीय है कि उसे पीट कर कागज के 10वें भाग तक, कागज के मोटाई का 10वां भाग तक पतला कर सकते हैं। अब इसी से अंदाज लगा लीजिए कि सोना के मेलिएबिलिटी का। तो उसको पतले पत्थर की आवश्यकता थी। सबसे पतला पत्थर कौन था? सोना ही हो सकता था, इसीलिए उन्होंने सोना लिया। उसके बाद उन्होंने रेडियम लिया। क्या लिया? रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो अल्फा बीटा गामा जैसे पदार्थों को, जो अल्फा किरणें को क्या करता है? निकालते रहता है। उसके बाद रेडियम से निकले अल्फा कणों का बौछार किया। किस पर? तो जब रेडियम से निकले अल्फा कण का बौछार किया, तो अधिकांश अल्फा कण पत्थर के क्या हो गए? सीधे आर पार हो गए। अधिकांश अल्फा कण सोने के पतले पत्थर का सीधे आर पार हो गए। अधिकांश अल्फा किरण सोने के पतले पत्थर से होकर सीधे आर पार हो गए। सीधे आर पार। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा, और कुछ अल्फा कण जिस मार्ग पर गए थे उसी मार्ग पर वापस लौट गए। तो जब रदरफोर्ड ने सोने के पतले पत्थर पर रेडियम धातु से निकले अल्फा कणों की बौछार की, तो उन्होंने कितने दृश्य को देखा? अधिकांश अल्फा कण, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से, बहुत कम अल्फा कण जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग पर सीधे 180 डिग्री कोण बनाकर लौट गया। इन 3 बातों को देखकर रदरफोर्ड ने 3 निष्कर्ष निकाला। अधिकांश अल्फा कण सोने के पतले पत्थर के सीधे आर पार हो गए। इससे रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया कि परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खाली है। यही कारण अल्फा अधिकांश आर पार हो रहे हैं। उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो गया, तो इससे अंदाजा लगाया कि रदरफोर्ड जरूर परमाणु के मध्य में कोई एक धन आवेशित बड़ा भाग है। धन आवेशित इसलिए कि अल्फा पर भी कौन आवेश रहता है? अगर ऋण आवेश रहता तो वो अल्फा को अट्रैक्ट कर लेता, लेकिन यहाँ अल्फा अट्रैक्ट नहीं हो रहा, मार्ग से विचलित हो रहा है। तो जरूर कुछ अल्फा कण अपने मार्ग में विचलित हो रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने अनुमान लगा कि जरूर परमाणु के मध्य में
बीच में कोई धन आवेशित भाग है। अब बहुत कम अल्फा कण टकरा कर सीधे क्या हो गया, लौट गया। इसे रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया कि जो धन आवेशित भाग है परमाणु के भीतर वो बहुत छोटे से भाग में है, इसीलिए बहुत कम अल्फा कण उसे टकराकर सीधे वापस लौट रहा। 3 बातों को देखा और 3 निष्कर्ष। अधिकांश अल्फा कण क्या हो गया, आर पार, यानी परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो गए, तो परमाणु के मध्य में जरूर कोई धन आवेशित भाग है। बहुत कम अल्फा कण टकरा कर सीधे क्या, तो जो धन आवेशित भाग है वो परमाणु के भीतर बहुत छोटे से एरिया में है। और इसी को रदरफोर्ड ने क्या कहा, नाभिक, न्यूक्लियस। इस तरह परमाणु के भीतर रदरफोर्ड ने किसका खोज किया, न्यूक्लियस का खोज किया। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को समझे। अब बनाइए, तो बनाइए, तेरा सभी सही है। अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए धातु के पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाते हैं। बहुत कम अल्फा कण धातु के पन्नी से टकराकर अपने मार्ग पर पुनः वापस आ जाते हैं। तीनों क्या है, सही है। इनमें से कहिए। अब दिक्कत होगा। अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से प्रश्न ग्रुप डी में पूछे कि रेलवे में पूछे कि बीआरएसएससी में पूछे, आप बनाइएगा कि नहीं बनाइए। आगे बढ़े। परमाणु का नाभिकीय मॉडल, रदरफोर्ड, क्योंकि नाभिक का खोज किसने किया, निम्नलिखित में किसने परमाणु संरचना जानने हेतु रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियम द्वारा निकले अल्फा कणों को सोने के पत्थर पर प्रहार कराया, रदरफोर्ड। क्या हुआ, परमाणु के नाभिक का खोज किसने की, रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक के खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की। यह अल्फा कण कहां से निकला था, कहां से, रेडियम से। निम्नलिखित में कौन से कण आवेशहीन अथवा उदासीन है, इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश, प्रोटॉन पर आवेशहीन, आवेशहीन। चलिए, एक फ्यूचर एसआई कुंदन करा कि सोना और रेडियम के दोनों तरफ पर्दा भी था। ओके ओके, पर्दा को छोड़ दिए। प्रोटॉन पर आवेश डैश के आवेश के क्या है, किसके आवेश, प्रोटॉन पर है +1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुना 10 के पावर। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण बराबर होता है, लेकिन प्रकृति अलग अलग। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण बराबर होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, लेकिन दोनों की प्रकृति, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन पर करे। प्रोटॉन पर आवेश डैश पर के आवेश के बराबर है, किसके आवेश के, लेकिन आवेश का यहां परिमाण की बात की जा रही, किसकी, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के बराबर, ये भी बता चुके हैं ना, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड नहीं, किसने, गोल्डस्टीन ने किया है। बाकी सब सही है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का, और गोल्डस्टीन के खोज में क्या थोड़ा सा अंतर आप देखें ना, कि गोल्डस्टीन ने एनोड रे को खोजा था, किसको, बाद में जब एनोड रे का विश्लेषण किया गया पता चला हुआ किससे बना है, किससे बना है, प्रोटॉन से बना। आगे बढ़े।
निम्नलिखित परमाणु विद्युता उदासीन होता है, परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। बिल्कुल सही है। दोनों कथन क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मूल कणों की संख्या बराबर होने के कारण ही परमाणु विद्युता और नाभिक में प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण ही परमाणु का नाभिक। तो दोनों कथन क्या है? परमाणु संरचना के संबंध में कौन एक सही नहीं है? तो परमाणु के संरचना को तो आप जान गए। परमाणु में एक नाभिक होते हैं जिसमें प्रोटॉन और उसके चारों तरफ होते हैं सेल, चारों तरफ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? तो परमाणु का संरचना तो आपको पता चल ही गया है ना। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखे तो कौन सही नहीं है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते, सही। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथों पर वृत्तीय पथों पर चक्कर काटते हैं, यह भी सही है। वृत्तीय पथ को सेल यानी कक्षा कहते हैं। परमाणु के सभी मूल कण परमाणु में समान संख्या में उपस्थित रहते हैं? नहीं, दो ही मूल कण समान संख्या में उपस्थित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन और तीनों मूलकण की संख्या समान। कुछ परमाणु में तीनों मूलकण की संख्या समान होता है। तो ये कथन क्या है? गलत है। सभी परमाणु में क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या एक दूसरे के बराबर होता है? नहीं, दो मूलकण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक दूसरे के बराबर होता है, इसलिए ये गलत है। परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, धन आवेशित प्रोटॉन की संख्या समान होती है। बिल्कुल, और यही कारण है कि परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं। सो रहे हैं। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? देखिए, मौलिक कण की संख्या कितना? 3। मौलिक कण की संख्या, लेकिन उन 3 कणों के अलावे भी परमाणु के भीतर कुछ कण लगातार आते रहते हैं और समाप्त होते रहते हैं। पॉजिट्रॉन अस्थायी कण है। पॉजिट्रॉन क्या है? जो कुछ समय के लिए परमाणु के भीतर उत्पन्न होते हैं, तुरंत ही इसका अस्तित्व क्या हो जाता है। इस पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? एंडरसन के लिए। दोस्तों, आज के लिए बस। बायोलॉजी याद कर रहे हैं? तीनों चैप्टर याद हो गया? जीवाणु की लंबाई कितना मीटर? कई अन्य जीवाणु की लंबाई मापने लायक नहीं होती है। क्या हुआ? क्या? लाल भाग धन आवेश, बीज हो गया ऋण आवेश। हाँ, बीज। अरे होना क्या चाहिए? जे थॉमसन ने कहा, बस ये याद रखना। होना जो चाहिए वो तो आप देख ही रहे हैं। जो होना चाहिए वो तो आप देख लिए ना, क्या होना चाहिए। जे थॉमसन ने क्या कहा वो हमें याद रखना है। निम्नलिखित में कौन से उपादान एकाधिक प्रक्रिया को सूचित एकाधिकार प्रतियोगिता। अच्छा, इसको भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे। अभी तो थोड़ा सोचना पड़ेगा।